अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक लाइंस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। यानी कि पैथोजेंस होता है बीमारी पैदा करने वाले जानदार। तो ये पैथोजेंस के खिलाफ मुदाफ़ियत की लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से अनासिर हैं जो हमें पैथोजेंस से बचाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैथोजेंस होता क्या है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी पैदा करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। और अगर ये पैथोजेंस हमारे जिस्म में चले जाएं और वहाँ पे ग्रोथ कर लें तो उसे हम इन्फेक्शन कहेंगे। यानी कि अगर हमारे जिस्म में जाके बीमारी फैला दें तो उसे कहेंगे इन्फेक्शन। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है छोटे जानदार। माइक्रो का मतलब छोटे और ऑर्गेनिजम्स जानदार। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियाँ फैलाते हों पैथोजेंस कहलाता है। विच स्प्रेड डिजीज़, यानी कि जो बीमारियां फैलाते हैं आर कॉल्ड पैथोजेंस। और अगर यही पैथोजेंस इंसानी जिस्म में या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में चले जाएं और वहां जाके अपनी ग्रोथ कर लें तो उसे इन्फेक्शन कहेंगे। द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस into body is called infection। यानी कि किसी जानदार के जिस्म में चले जाएं और वहाँ जाके ग्रोथ कर लें और जाके बीमारी फैलाएं तो उसे इन्फेक्शन कहेंगे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे जिस्म में वो कौन कौन सी नेचुरल रुकावटें हैं जो हमें इन पैथोजेंस से बचाती हैं और इन पैथोजेंस को हमारे जिस्म में दाखिल होने से बचाती हैं। ये जो पैथोजेंस है ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह पाए जाते हैं। ये मिट्टी में, हवा में, हमारे खाने में, पानी में, हर जगह पाए जाते हैं पैथोजेंस। और ये हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जो पैथोजेंस हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह जब हम खुराक खाते हैं तो खाने में जो पैथोजेंस होंगे वो हमारे जिस्म में चले जाएंगे। इसी तरह अगर हम मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी में जो पैथोजेंस होंगे वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएंगे। तो ये जो पैथोजेंस है ये हमारे जिस्म के इर्द गिर्द हर जगह पाए जाते हैं और ये खाने पीने और सांस लेने वगैरह के ज़रिए हमारे जिस्म में चले जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें पैथोजेंस के इन असरात से बचाती है। तो वो है हमारे जिस्म के फ़िज़िकल बैरियर्स और इम्यूनिटी। तो फ़िज़िकल बैरियर्स के बारे में देख लेते हैं कि फ़िज़िकल बैरियर्स क्या होते हैं। फ़िज़िकल का मतलब होता है जिस्मानी और बैरियर्स रुकावटें, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो रुकावटें हैं उन्हें फ़िज़िकल बैरियर्स कहेंगे। ये है, इनमें आ जाती है हमारी स्किन, सीलिया, म्यूकस, बाल वगैरह। तो आगे पढ़ते हैं कि ये सारे किस तरह हमें पैथोजेंस से बचाते हैं। जैसे हमारी स्किन की एग्जांपल सबसे पहले ले लेते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर एक थिक लेयर होती है एपिडर्मिस जिसे कहा जाता है। तो वो लेयर जो है वो अरसे के बाद गिरना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद ना हमारे हाथों की और हमारे पाँव की जो स्किन है वो ऊपर से उखड़ने लग जाती है और नीचे एक नई स्किन जो है वो आने लग जाती है। तो जब वो पुरानी एपिडर्मिस जो पुराने सेल्स हैं वो गिरते हैं तो नीचे से जो नए सेल्स उगते हैं तो उन पुराने सेल्स के साथ साथ जो जरासीम उनके ऊपर होते हैं वो भी गिर जाते हैं और हमें उनसे छुटकारा मिल जाता है और नीचे से साफ स्किन निकल आती है। ये बुक में उसकी डायग्राम भी बनाई हुई है जिसमें ये फुट की एपिडर्मिस को दिखाया जा रहा है कि ये जो फुट की एपिडर्मिस है ये उखड़ रही है और नीचे से न्यू स्किन निकल रही है। और जब ये एपिडर्मिस गिरेगी, जो पुरानी स्किन है ये गिरेगी, उसके साथ साथ जो उसके ऊपर जर्म्स वगैरह होंगे, जो पैथोजेंस होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, गिर जाएंगे और हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा और नीचे से जो स्किन निकलेगी वो साफ़ होगी। तो स्किन में जो एपिडर्मिस है, ओल्ड एपिडर्मिस है, उसके गिरने से हमें जो पैथोजेंस हैं उनसे छुटकारा मिलता है। तो शेडिंग ऑफ एपिडर्मिस कीप्स अस सेफ, कीप्स रखती है अस हमें सेफ, महफूज, फ्रॉम पैथोजेंस बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम मिलानिन पिगमेंट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिलानिन पिगमेंट ये एक कलर होता है पिगमेंट।
कि जब ज़्यादा सूरज की रोशनी हमारी स्किन पर पड़ती है तो ये जो पिगमेंट है ये ज़्यादा खारिज होने लग जाता है हमारी स्किन में, जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो कलर है वो डार्क होने लग जाता है। इसी वजह से हम धूप पे अक्सर ज़्यादा रहें तो हमारी स्किन का कलर जो है वो डार्क होने लग जाता है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जो है वो ज़्यादा खारिज होने लग जाता है। वो ज़्यादा क्यों खारिज होता है? वो ज़्यादा इसलिए खारिज होता है कि जो सूरज की ख़तरनाक शुआएं हैं उनसे हमें बचा सके। इसीलिए जब भी हम सूरज की रोशनी पे ज़्यादा देर जाते हैं तो मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा निकलने लग जाता है और वो हमें सूरज की रोशनी से और उसकी ख़तरनाक जो शुआएं हैं उनसे बचाता है। इट कीप्स अस, और इस तरह हमें इन्फेक्शन से भी महफूज रखता है। इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम हार्मफुल, ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स असरात और सनलाइट, यानी कि सूरज की जो रोशनी है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से हमें बचाता है। LIGST। नेक्स्ट है कि जो हमारी नोज़, लंग्स और स्टमक वगैरह है, इनकी जो अंदर वाली गीली गीली तहें होती हैं, इनकी जो मॉइस्ट लेयर होती है अंदरूनी, वो एक मादा खारिज करती है जिसे कहते हैं म्यूकस। म्यूकस की एक पूरी मेम्ब्रेन बना देती है अपनी दीवारों पे। तो वो जो म्यूकस है वो भी बाहर से जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे होते हैं, जो पैथोजेंस आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं तो वो खाने के ज़रिए जो पैथोजेंस हमारे स्टमक तक चले जाते हैं तो स्टमक की जो दीवार है उसके गिर्द एक म्यूकस की लेयर बनी हुई होती है। यहाँ पे हम डायग्राम से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक है, तो इसके अंदर एक म्यूकस की लेयर होगी, ये म्यूकस की लेयर होगी। तो जैसे ही कोई खाने के अंदर कोई पैथोजेंस वगैरह आ जाएंगे तो ये जो म्यूकस की लेयर है ये उससे पकड़ लेगी और अपने साथ चिपका लेगी, क्योंकि ये चिपचिपा मादा होता है तो इसके साथ जो पैथोजेंस हैं वो आके चिमट जाते हैं और वहीं पे वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह हमारे नोज़ के अंदर एक म्यूकस की लेयर आ जाती है, तो जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जो पैथोजेंस हैं वो म्यूकस की लेयर के साथ चिमट जाते हैं और वो आगे जाने से उन्हें आगे जाने से म्यूकस की लेयर रोक लेती है। तो नेक्स्ट है म्यूकस लेयर इन ओवर नोज, हमारी नाक में, स्टमक एंड लंग्स वगैरह में भी ये होती है कि जो सांस के ज़रिए पैथोजेंस आगे जाते हैं तो लंग्स में भी म्यूकस की एक लेयर होती है, वो उन्हें म्यूकस की लेयर जो है वो पैथोजेंस को पकड़ लेती है, उन्हें इंट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है द पैथोजेंस। इसी तरह हमारी नोज़ में जो बाल होते हैं वो सांस के ज़रिए जो पैथोजेंस आगे जा रहे होते हैं उन्हें रोक लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे शुरू में कि हमारे हवा में, खुराक में, पानी में, हर जगह जो है वो पैथोजेंस मौजूद होते हैं। तो जब हम सांस लेंगे तो हवा में पैथोजेंस मौजूद होंगे, तो नाक के ज़रिए जब हम सांस लेते हैं तो पैथोजेंस जो हवा के ज़रिए हमारे जिस्म में जाने होते हैं उन्हें नोज़ में जो मौजूद हमारे बाल हैं, जो हमारे हेयर्स हैं और सीलिया वगैरह, तो वो जो है वो उन पैथोजेंस को पकड़ लेते हैं और उन्हें आगे जाने से रोकते हैं। इस तरह पैथोजेंस वहीं पे रहेंगे और आगे जाके इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। हेयर्स इन नोज आल्सो फिल्टर, चूँकि वो उन्हें पकड़ लेती है पैथोजेंस को जो हेयर्स हैं नोज़ में और आगे नहीं जाते, इस तरह फिर वो हवा को फ़िल्टर करने के तौर पे एक काम करते हैं, यानी कि वो हवा को फ़िल्टर कर देते हैं। फिल्टर दी एयर, हवा को फिल्टर कर देते हैं। फिर नोज़, फेरिंग्स और नज़ल कैविटी में, नज़ल कैविटी कहते हैं खाली जगह को, नज़ल यानी कि नोज़ की जो खाली जगह है उसमें जो सीलिया वगैरह होते हैं वो उन डस्ट पार्टिकल्स जिन्हें ट्रैप किया हुआ होता है, जिन्हें पीछे हेयर्स ने ट्रैप किया होता है, उन डस्ट पार्टिकल्स को डाइजेस्टिव सिस्टम में सेंड कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे जाके, क्योंकि हमारे जो स्टमक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड्स होते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स या पैथोजेंस जब हमारे स्टमक में जाएंगे तो वहाँ पे जाके वो मर जाएंगे। तो जो सीलिया है सेंड डस्ट पार्टिकल्स यानी कि मिट्टी के जो ज़र्रात हैं इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम इंहज़ाम, जो हमारा खाने का निज़ाम, जो हमारा खाने को हज़म करने का निज़ाम होता है वो सारा, जिसमें
माउथ कैविटी से लेकर स्टमक भी आ जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक ये ख़त्म होता है। इसके अलावा जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, यानी कि जो हमारे मुंह में थूक पैदा होती है, वो भी हमें पैथोजन से बचाती है। वो हमारे माउथ और टीथ को वॉश भी करती है, और उसके अलावा ये एंटीसेप्टिक के तौर पे भी काम करती है, यानी कि जो हमारे खुराक में पैथोजेंस होंगे उन्हें भी मारेगी। तो जो सलाइवा है, सलाइवा यानी कि जो थूक है, आल्सो वॉशेस ओवर टीथ, हमारे जो दांत हैं, एंड माउथ, ये उन्हें धोता है, एंड आल्सो किल्स पैथोजेंस, यानी कि जब हम खाना खाएंगे तो खाने में जो पैथोजेंस होंगे उन्हें भी सलाइवा यानी कि जो हमारे थूक है वो मार देगा। उसके अलावा हमारी आंखों में से जो आंसू आते हैं, या फिर हम मुसलसल अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहते हैं, झपकाते रहते हैं, तो वो भी हमें पैथोजेंस से बचाने का एक ज़रिया होता है, यानी कि टीयर्स के ज़रिए जो पैथोजेंस हैं वो बाहर निकल आते हैं और हमारी आंखें जो हैं वो साफ़ हो जाती हैं। और उसके अलावा जो हम मुसलसल अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहते हैं, उससे भी पैथोजेंस हमारे आंखों में एंटर नहीं होते। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ यानी कि आंखों का झपकना, ऑफ आइज़, एंड टेयर्स, टेयर्स यानी कि आंसू, आल्सो प्रिवेंट्स, बचाते हैं, फ्रॉम पैथोजेंस। अब हमने फिजिकल बैरियर्स के बारे में तो पढ़ लिया, यानी कि जिस्मानी जो रुकावटें हैं वो क्या हैं। उसके अलावा अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे जिस्म में केमिकल बैरियर्स क्या हैं, वो कौन से केमिकल रुकावटें हैं जो पैथोजेंस को हमारे जिस्म में एंटर होने से बचाती हैं, या अगर वो एंटर हो गए हैं तो उन्हें बीमारी फैलाने से बचाती हैं। सबसे पहले तो हमारी स्किन पे जो एसिडिटी होती है, जो तेजाबियत होती है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है और उन्हें मार देती है। एसिडिटी ऑफ स्किन यानी कि जो हमारी तेजाबियत होती है स्किन के ऊपर, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। उसके अलावा हमारे मैदे में एक जूस खारिज होता है जिसे गैस्ट्रिक एसिड कहा जाता है। तो ये गैस्ट्रिक एसिड जो है, इसमें बहुत ही ख़तरनाक एसिड पाया जाता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है खुराक को हज़म करना। ये बहुत ही एक सख्त एसिड होता है। तो जब बाहर से कोई खुराक के साथ फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी कि कोई पैथोजन वगैरह हमारे स्टमक में एंटर हो जाएगा, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें, जिसे HCl भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूँकि बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो ये खुराक को हज़म करने के साथ साथ उन पैथोजेंस को भी मार देगा। इस तरह जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी पैथोजेंस को मार देता है जो खुराक में मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे जो आंसू होते हैं, या फिर हमारा सलाइवा यानी कि थूक होता है, या फिर हमारे पसीने में एक एंजाइम खारिज होता है जिसे कहते हैं लाइसोसोम। इसका काम क्या होता है, ये भी बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसे तोड़ देता है। जैसा कि हमें पता है कि बैक्टीरिया के ऊपर एक सेल वाल होती है, तो उस सेल वाल को ये तोड़ देता है। क्योंकि जब बैक्टीरिया की सेल वाल ख़त्म हो जानी है, तो टूट फूट जानी है, तो उसके नतीजे में जो बैक्टीरिया है वो भी मर जाएगा। इट ब्रेक्स बैक्टीरियल सेल वाल, बैक्टीरिया की सेल वाल को तोड़ फोड़ देता है। उसके अलावा हमारी स्किन पे एक मादा खारिज होता है जिसे सीबम कहा जाता है, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अनसैचुरेटेड जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि सैचुरेटेड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो सीबम है ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि एक लिक्विड फॉर्म में एक ऑयल समझ लें आप। तो ये हमारी स्किन पे खारिज होता है जब हमें पसीना आ रहा होता है, तो पसीने के साथ सीबम भी खारिज होता है। ये जो सीबम है ये हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना देता है, जो कि हमारी स्किन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो पैथोजेंस हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है। अगला है हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में आ जाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस में जो सेल होता है वो बाहर से कोई पैथोजन आ गया है या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट बैरूनी कोई ज़र्रा आ गया है, तो उसमें सेल जो है वो खा लेता है उसे। और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी यानी कि जो सूजन वगैरह हो जाती है, रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स।
यानी कि अगर कोई पैथोजन हमारे जिस्म में दाखिल हो गया है तो उसके जो रिस्पॉन्स में वो वहाँ पे सूजन हो जाती है। जैसे कि हमें कोई ज़ख़म हो जाए तो ज़ख़म में अगर कोई पैथोजन वगैरह एंटर हो जाए उस ज़ख़म के इर्द गिर्द सूजन हो जाती है। उसके अलावा फ़ीवर जो बुखार है ये भी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में आ जाता है। और बहुत से कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस वगैरह, यानी कि जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है इसमें फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फीवर और बहुत से कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस वगैरह आ जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ फैगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फैगोसाइटोसिस को देख लेते हैं। फैगोसाइटोसिस में ये होता है कि जब कोई बैरूनी ऑब्जेक्ट, कोई बैरूनी ज़रा वगैरह है वो जिस्म में दाखिल होता है तो जो हमारे जिस्म के सेल्स हैं आमतौर पर जो वाइट ब्लड सेल होते हैं जिन्हें WBCs भी कहा जाता है वो उस ज़रे को खा लेते हैं और उसे हज़म कर लेते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसकी डायग्राम के ज़रिए देख लेते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो अगर ये कोई बैरूनी पार्टिकल है इसमें आ गया है तो जो वाइट ब्लड सेल है पहले इसके गिर्द इस तरह अपनी मेम्ब्रेन को अरेंज कर लेगा और जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है या जो कोई बैरूनी पार्टिकल है वो इस तरह इसके अंदर इंट्रैप हो जाएगा, यानी कि फंस जाएगा। उसके बाद जो वाइट ब्लड सेल है ये उस बैरूनी ऑब्जेक्ट को या फिर जो पैथोजन है उसे हज़म कर लेगा। इस तरह यहाँ पे आके ये जो बैरूनी पार्टिकल्स हैं ये डाइजेस्ट हो जाएंगे। यानी कि पहले वाइट ब्लड सेल ने उसके गिर्द अपनी मेम्ब्रेन को इस तरह अरेंज किया, अरेंज करने के बाद उस जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, जो फॉरेन पार्टिकल है उसे डाइजेस्ट कर लिया। तो इस तरह अगर कोई बैरूनी पार्टिकल हमारे जिस्म में एंटर होता है तो जो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए वो डाइजेस्ट हो जाता है। और ये फैगोसाइटोसिस आमतौर पर WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यानी कि अगर कोई हमारे जिस्म का फॉर एग्जांपल सेल या टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी, सूजन होने लग जाएगी जो हमें पैथोजन से बचाएगी ही। तो इस इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स को देख लेते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं। तो इन्फ्लेमेशन के साइंस में हीट यानी कि हरारत महसूस होना उस जगह पे, या फिर जलन महसूस होना, बर्निंग इफ़ेक्ट यानी कि जलन महसूस होना। उसके अलावा पेन यानी कि दर्द होना, या फिर वो जो जगह है वो रेडनेस हो जाती, वहाँ सुर्खी सी जाहिर होने लग जाती है। तो रेडनेस भी जो है वो इन्फ्लेमेशन की इलामात में से एक इलामत है। उसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है यानी कि सूजन हो जाती है, और लॉस ऑफ फंक्शन यानी कि वहाँ पे हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। ये जो सारी सिम्टम्स बताई हैं ये इन्फ्लेमेशन की सिम्टम्स हैं। उसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जब कोई सेल या टिश्यू डैमेज हुआ है यानी कि हमें कोई फॉर एग्जांपल कट लगा है या फिर कोई ज़ख़म हुआ है तो जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं यानी कि इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग करने वाले सेल्स हैं वहाँ पे आ जाएंगे, वो वहाँ पे आके जमा हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये सेल या टिश्यू डैमेज हुआ है, सेल डैमेज, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो वहाँ पे आके जमा हो जाएंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल्स इस सेल पे या टिश्यू पे आके जमा हो जाएंगी और वहाँ पे जो फॉरेन ऑब्जेक्ट होगा या फिर जो पार्टिकल होगा या कोई पैथोजन होगा उसे किल कर देंगे, एंड किल्स दी पैथोजन। और जैसे ही वहाँ से पैथोजेंस वगैरह किल होना शुरू हो जाएंगे तो वो जो सेल डैमेज हुआ है वो वापस ठीक होना और वो जो सेल या टिश्यू डैमेज हुआ है तो वो वापस ठीक होने लग जाएगा और इस तरह ज़ख़म जो है वो भरने लग जाएगा। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।